हेलो एंड वेलकम टू एनएसएम रोबोटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को डिराइव करेंगे एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल फॉर द होम पोजीशन। जैसा आप देख सकते हो, दिस इज द रेफरेंस इमेज ऑफ द 6 डिग्री ऑफ स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर। जैसा आप देख सकते हो, ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है। दिस इज एबल टू मूव इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर मैं इसके जॉइंट्स मार्क करूँ, सबसे पहले हमारे पास एक ट्विस्टिंग जॉइंट होता है। दिस इज जॉइंट 1 और ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है। दिस इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट। देन वी हैव जॉइंट 2। ये जॉइंट 2 है और इस टाइप से हमारी रेवोल्यूशन होती है या रोटेशन होती है। दिस इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। जो अपना जॉइंट 3 है, जॉइंट 3 इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। यहाँ पे लीनियर मोशन होता है इस तरीके से। जॉइंट 4 इज अगेन अ ट्विस्टिंग जॉइंट। ऐसे हमारी मोशन होती है। अपनी रोटेशन होती है अबाउट दिस एक्सिस। दिस इज जॉइंट 4 ट्विस्टिंग जॉइंट। देन वी हैव जॉइंट 5। दिस इज जॉइंट 5। दिस इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। और अपना लास्ट में दिस इज जॉइंट 6। इस टाइप से रोटेशन होती है अपनी। दिस इज अगेन अ ट्विस्टिंग जॉइंट। और ये जो पॉइंट है, दिस इज द एंड इफेक्टर। इन टोटलिटी वी हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारा θ1, θ2, D3, θ4, θ5 एंड θ6, these are the degrees of freedom. इसमें only we have one linear degree of freedom और a prismatic joint. अपना ये वाला joint 3 जो है, joint 3 हमारा एक prismatic joint है. Therefore we have only one linear dimension and rest of the 5 of the remaining degrees of freedom are rotary variables. ठीक है. This is the basic schematic of a 6 degree of freedom स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर। मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इसका काइनेमेटिक डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, बट आई विल गाइड यू टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस काइनेमेटिक डायग्राम। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने अपने फिक्स्ड लिंक को क्रिएट कर लिया है। ये जो अपना लिंक है, यहाँ से लेके दिस एंटायर लिंक, ये हो गया अपना लिंक 0 या फिर फिक्स्ड लिंक। लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में ये जो है अपना है, दिस इज जॉइंट 1। ये अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है। हमने अपने लिंक 0 और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज लिंक 1। लिंक 0 और लिंक 1 में, इन दोनों के बीच में दिस इज जॉइंट 1 और ये अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है। ठीक। सिमिलरली दिस इज लिंक 1। ये जो आउटर पोर्शन है, ये जो आउटर क्लॉ है, दिस इज लिंक 1। और ये जो इनर सिलेंडर है, ये जो रोटेट करेगा, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस। ये इसके अबाउट ऐसे ट्विस्टिंग जॉइंट होगा। ठीक। ये जो आउटर पोर्शन है और इसकी जो एक्सटेंशन है यहाँ तक, सिलेंडर तक, दिस इज लिंक 2। ये हो गई अपनी लिंक 2। लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म होगा, दिस इज जॉइंट 2 और ये अपना एक रेवोल्यूट जॉइंट है। इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग तरीके से करी है। Again this is a revolute joint and this horizontal axis is the axis of rotation. ठीक। अब link 2 जिसका ये पार्ट है, ये जो सिलेंडर है, this is a part of link 2 और ये जो inner piston है, this is link 3। हम अगर अपनी ज्योमेट्री से देखें, ये अपना link 3 है, this piston। अब इसकी ओरिएंटेशन 3D में ऐसी है, बट अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और अपनी होम पोजीशन में अगर ये जो एंगल है, अगर इस एंगल को हम 0 कर देते हैं, ये जो अपना आर्म है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली एंगल पे है, ये अपनी होम पोजीशन में जब हम इसे इस डायरेक्शन से देखेंगे, इसकी जो ओरिएंटेशन होगी दैट विल बिकम वर्टिकल। हमें से जो हमने अपना डायग्राम बनाया है, इसमें हमने अपनी आर्म को वर्टिकल बनाया है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी एंगल पे हम इसे बनाएं और अपने काइनेमेटिक डायग्राम को फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कर दें। ठीक। लिंक 3 और लिंक 2 के बीच में अपना प्रिज्मेटिक जॉइंट है। दिस इज जॉइंट 3। जॉइंट 3 एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, दिस इज जॉइंट 3 एंड दिस इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। उसके बाद हमारा ट्विस्टिंग जॉइंट है यहाँ पे, जॉइंट 4। ये हो गया अपना प्रिज्मेटिक जॉइंट, इट कैन स्लाइड इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद हमारा ट्विस्टिंग जॉइंट है, दिस इज जॉइंट 4। ट्विस्टिंग जॉइंट के बाद अपना ये जो जॉइंट 5 है, दिस इज जॉइंट 5।
सो जॉइंट 5 इज़ अ रेवल्यूट जॉइंट। सो हमने ये वाली नोटेशन यूज़ कर ली है रेवल्यूट जॉइंट को शो करने के लिए। सो अगेन दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना हो गया जॉइंट 5। और लास्ट में अपना अगेन एक ट्विस्टिंग जॉइंट है, एज यू कैन सी एंड इफेक्टर से पहले हमारा ये एक ट्विस्टिंग जॉइंट है। सो दिस इज जॉइंट 6। सो हमने इसको एज अ ट्विस्टिंग जॉइंट शो कर दिया है, दिस इज जॉइंट 6। सो इस तरीके से हमारा काइनेमेटिक डायग्राम कंप्लीट हुआ है। और जो आपका जॉइंट 6 के आगे एंड इफेक्टर है, ये वाला एंड इफेक्टर, इसको वी कैन सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट बाय दिस एंटिटी। ठीक है, सो ये जो अपनी एंटिटी है ये अपना एंड इफेक्टर है और इसको हम एक ग्रिपर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट P है, सो दिस पॉइंट P इज द टूल पॉइंट। तो यहाँ पे अपना टूल कनेक्ट होगा। सो टूल कैन बी अ ग्रिपर और सम काइंड ऑफ मशीनिंग टूल एट्सेट्रा। सो इस तरीके से हमने अपना काइनेमेटिक डायग्राम कंप्लीट करा है। अब ये जो हमारे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, सो J1 और J2 के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है और उनको हमने अल्फ़ाबेट्स की टर्म्स में ले लिया। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फॉर एग्जांपल 550 mm ये वाला डिस्टेंस, हमने इसको a बोल दिया। सो a एक वेरिएबल नहीं है, a इज़ अ फाइनाइट डिस्टेंस। सिमिलरली ये जो अपना b है बिटवीन द सेंटर ऑफ जॉइंट 3 एंड जॉइंट 2, सो ये जो अपना डिस्टेंस है, सो इसको फॉर एग्जांपल 1000 mm ना लेके हमने एक जनरल पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज़ b, है ना। सो दैट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड ऑल द अदर वेरिएबल्स। सिमिलरली अपना जॉइंट 3 और जॉइंट 4 के बीच का एक जेनेरिक डिस्टेंस है और दिस इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इसको हमने d3 से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर जो अपना जॉइंट 4 और जॉइंट 5 तक का डिस्टेंस है, इसको हमने r बोल दिया। 5 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस हमने s बोल दिया, सो s इज़ द जनरल पैरामीटर। सिमिलरली जॉइंट 6 से लेके एंड इफेक्टर फ्रेम तक का जो डिस्टेंस है, इसको हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना। सो अब हम क्या करते हैं, सो लेट अस नाउ यूज द DH एल्गोरिथम टू मार्क द डिफरेंट जॉइंट एक्सेस। सो सबसे पहले हमको जॉइंट एक्सेस मार्क करनी पड़ेगी। सो ये है अपना जॉइंट 1 और ये जो डायरेक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ Z0, बिकॉज जो जॉइंट 1 का ट्विस्टिंग मोशन है वो इसी एक्सिस के अबाउट होगा। सो बिकॉज अपनी रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, दैट इज वाई दिस एक्सिस इज द जॉइंट एक्सिस। तो अपना जॉइंट 1 है, यहाँ से Z0 पास होती है और यहाँ पे जो जॉइंट पैरामीटर होता है दैट इज θ1, यानी कि जॉइंट एंगल या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, सिमिलरली ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट में अपना लिंक 2 रोटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू लिंक 1 इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देयरफॉर अगर मैं अपनी जॉइंट एक्सिस को बनाऊं, सो जॉइंट 2 से हमारी Z1 पास होगी लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज Z1। अगेन Z0 को ऊपर बनाना है या नीचे बनाना है, दिस चॉइस इज आर्बिट्रेरी। सिमिलरली Z1 को राइट साइड में बनाना है या फिर लेफ्ट साइड में बनाना है, दिस चॉइस इज ऑल्सो आर्बिट्रेरी। सो हमने ये दोनों डायरेक्शन चूज करे हैं। अब अपना थर्ड जॉइंट है प्रिज्मेटिक जॉइंट। सो जैसा आपको पता है, प्रिज्मेटिक जॉइंट का जो डायरेक्शन होता है जॉइंट एक्सिस का, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द लीनियर मोशन इज टेकिंग प्लेस। और यूजुअली हम जिस डायरेक्शन में हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट ओपन हो रहा होता है, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन बनाते हैं। सो यहाँ से हम, बिकॉज ये जॉइंट 3 है, तो यहाँ से Z2 एक्सिस पास होगी। सो हमने इस टाइप से बना ली एक्सिस। सो दिस इज Z2। नाउ ये अपनी ट्विस्टिंग जॉइंट है। सो ट्विस्टिंग जॉइंट में रोटेशन इस टाइप से होगी। ठीक है, सो रोटेशन के डायरेक्शन में ही हमें जॉइंट एक्सिस बनानी होगी। सो जॉइंट 4 है, इसलिए यहाँ से J3 पास होगा। सो यहाँ से अपना, सॉरी, जॉइंट 4 है तो यहाँ से Z3 पास होगा। ठीक, तो Z3 यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज गोइंग टू बी θ4, और ये जो अपना जॉइंट 3 है, यहाँ पे जो लीनियर वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू D3। सिमिलरली जो अपना Z1 है, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू θ2, है ना, और यहाँ पे θ1 है। सो साथ ही साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम को मार्क करते चले जाना, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। नाउ अपनी जो नेक्स्ट जॉइंट है यानी कि जॉइंट 5, दिस इज अ रेवल्यूट जॉइंट,
और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है. सो दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच दिस लिंक इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लिंक. सो इसको मार्क कर लेते हैं. सो ये है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसी को हम बोलेंगे Z4 बिकॉज ये जॉइंट 5 से पास हो रही है. बिफोर दैट मैं लिंक मार्क करना भूल गया हूँ. सो ये लिंक 3 है. सो दिस एंटायर पोर्शन फ्रॉम दिस टू दिस इज नथिंग बट लिंक 4. सिमिलरली ये यहाँ से लेके ट्विस्ट जॉइंट से लेके रेवल्यूट जॉइंट तक का एंटायर लिंक इज लिंक 5 और इसके ऊपर का जो लिंक है यहाँ से यहाँ तक का दिस इज लिंक 6. सो दिस इज लिंक 6 और ये जो पॉइंट है इसको भी मार्क कर देते हैं. सो दिस इज एंड इफेक्टर. ठीक है. सो अभी हमने अपनी Z4 बना ली है. अब हमें Z5 बनानी है. सो जो Z5 है वो हमारे जॉइंट 6 से पास होगी. सो ये अपना जॉइंट 6 है. इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन बिकॉज यहाँ से रोटेशन हो रहा है अपना ट्विस्टिंग जॉइंट का. सो ये जो है अपनी एक्सिस दिस इज Z5 और यहाँ से जो रोटरी वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू θ6 और ये जो अपना Z4 था ये इसके अबाउट रोटेट हो रहा है. यहाँ से हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू θ5. ठीक है. अब बचा हमारा एंड इफेक्टर. सो एंड इफेक्टर फ्रेम पे जो Z का डायरेक्शन है उसको हम प्रीवियस एक्सिस के Z के डायरेक्शन के अलोंग ले सकते हैं एंड दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच वेक्टर ऑफ द रिस्ट. सो ये हमने अपने Z को बना लिया Z6. सो इस तरीके से हमने अपनी सारी Z एक्सिस को अलाइन कर लिया है. नाउ सेकेंड स्टेप इज टू मेक द X एक्सिस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम्स. सो सबसे पहले हमारे पे X1 आता है. सो जैसा कि हम यूज़ करते आ रहे हैं X एक्सिस के लिए हम लोग ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले फ्रेम 1 की X एक्सिस बनानी है X1. सो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू यूज़ Z0 एंड Z1. सो ये अपनी Z1 जा रही है और ये Z0 जा रही है. तो जब आप अपने Z0 को आगे प्रोड्यूस करोगे सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. सो ये जो पॉइंट है ये अपना ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट. ठीक है. और जो Z1 जो X1 बनेगी, ये जो X1 है दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ Z0 क्रॉस Z1. सो Z0 इस डायरेक्शन में है और Z1 इस डायरेक्शन में है. सो जब हम Z0 से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे Z1 का सो आवर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड. सो यही डायरेक्शन हमारा X1 का डायरेक्शन हो जाएगा. इसलिए हमने अपने X1 को इस टाइप से बना लिया दैट इज गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन. सो ये हो गया X1. ठीक. नाउ वी विल यूज द राइट हैंड रूल टू क्रिएट Y1. सो आप Z से X की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे. सो दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ योर थंब और ये हो गया अपना Y1. देयरफॉर दिस पॉइंट इज द origin of frame 1 and we can represent frame 1 like this. So ये अपना frame 1 हो गया है. ये जो पॉइंट आया ये ओरिजिन है frame 1 का. Now we will move to the second intermediate frame यानी कि frame 2. So frame 2 के पास आने के लिए हमको Z एक्सिस का डायरेक्शन पता है. We have to make X2. So X2 के लिए we have to look Z1 एंड Z2. सो ये अपना Z2 है और ये अपना Z1 है. जब आप Z1 को आगे प्रोड्यूस करोगे सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. सो ये जो पॉइंट है ये हमारे ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 हो जाएगा. ये पॉइंट हमारा फ्रेम 2 का ओरिजिन आ जाएगा और Z1 इस डायरेक्शन में है, Z2 इस डायरेक्शन में है. देयरफॉर Z1 क्रॉस Z2 जब हम करेंगे सो आवर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड आउटवर्ड्स यानी कि इस डायरेक्शन में और वही डायरेक्शन हमारा X2 का डायरेक्शन हो जाएगा. सो हम X2 के लिए Z1 क्रॉस Z2 बना सकते हैं. सो ये हो गया हमारा X2 का डायरेक्शन. सो ये हो गया हमारा X2 का डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द
computer screen and coming outwards. Now in frame 2, so now in frame 2 we have Z2 and we have X2. So हमें Y2 बनाना है, so we will use the right hand rule. So Z2 से X2 की तरफ जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, so thumb is going to point in this direction and ये हो गया अपना Y2. So ये origin of frame 2 हो गया and this is the coordinate frame 2. So frame 1 बन गया, frame 2 बन गया. Now we will move to coordinate frame 3. तो अपने coordinate frame 3 में Z3 का डायरेक्शन है हमारे पास. We have to make X3. So X3 के लिए we have to look into Z2 and Z3. So ये अपना Z3 हो गया. In this vertical direction ये Z3 है. Similarly Z2 का भी यही डायरेक्शन है. So जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं Z3 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं या मैं Z2 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, सो दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं. सो Z2 एंड Z3 आर कोइंसिडेंट. देयरफॉर जो X3 है, X3 का डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू Z2 एंड Z3. तो हमने जो अपने X3 को बनाया है वो हम क्या कर सकते हैं, जो Z3 है और Z2 है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमारे दो रिमेनिंग ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस हैं, यानी कि एक ये डायरेक्शन है और एक कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम अपने X3 को बना सकते हैं. बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज अलाइन नेक्स्ट एक्स एक्सिस विद द प्रीवियस एक्स एक्सिस. यानी कि जो अपनी नेक्स्ट X3 बनेगी ना, इसको अपने प्रीवियस वाली एक्स एक्सिस यानी कि X2 के साथ अलाइन करना, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस. बिकॉज इन दैट केस जो अपने एंगल का कांस्टेंट पार्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है. सो हम क्या करेंगे, अपने X3 को X2 के साथ अलाइन करेंगे. सो इस पॉइंट से मैंने एक एक्सिस बनाई जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है लाइक दिस. ये अपनी X3 हो गई और इसको हमने X2 के साथ अलाइन कर दिया. ठीक है, हम इसको इस डायरेक्शन में भी बना सकते थे, बट इन दैट केस जो अपना एंगल होता उसमें थीटा प्लस 90 डिग्री हमें लिखना पड़ता, और प्लस 90 लिखने की वजह से हमको वहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन करना पड़ता. सो जस्ट टू सेव नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हमने अपने X3 को X2 के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया. ठीक है, आप चाहो तो इसको इस डायरेक्शन में भी बना सकते थे. नाउ इन कोऑर्डिनेट फ्रेम 3 हमारे पास Z3 है, X3 है. नाउ वी हैव टू मेक Y3. सो Y3 के लिए हम अपने राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ Y3. अब बात आती है ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 की. सो फ्रेम 3 का ओरिजिन क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम, इफ दिस इज दी ZI-1 एक्सिस और अपने ZI-1 ZI के साथ कोलिनियर है, ठीक, और कोइंसिडेंट है, इन दैट केस जो अपने फ्रेम I का ओरिजिन होगा दैट कैन बी टेकन एट एनी पॉइंट अलोंग द कॉमन एक्सिस. सो इस डायरेक्शन में हम किसी भी पॉइंट पे अपने फ्रेम 3 के ओरिजिन को ले सकते हैं. यानी कि ये जो कॉमन डायरेक्शन है Z3 और Z2 का, इस डायरेक्शन में हम अपने फ्रेम का ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं. सो फॉर द टाइम बीइंग इस पॉइंट को याद रखना, ओरिजिन 3 इज़ नॉट फिक्स्ड. हमने इसको यहाँ जॉइंट के सेंटर पे बना लिया है बिकॉज अभी हमें कन्वीनियंट लग रहा है ये, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया है. बट मैं इसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता हूँ सो दैट हम इसे भूले ना. सो दिस इज़ नॉट फिक्स्ड O3. इट कैन बी टेकन along the common direction of Z2 and Z3 at any point. यहाँ पे भी बना सकते हैं origin of frame 3, यहाँ पे भी बना सकते हो आप, यहाँ भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो along this direction. So ये अपना frame 3 हो गया है अभी. अब हम अपने frame 4 को assign करेंगे. So coordinate from 4 में हमारे पास Z4 का डायरेक्शन है and we also have the direction of Z3. So हमें X4 को बनाना है. X4 के लिए हमें Z4 चाहिए और Z3 चाहिए. ठीक है, सो Z4 इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट, और अगर मैं Z3 को आगे की तरफ प्रोड्यूस करूं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Z3. दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4. और यहाँ से अगर मैं Z3 से Z4 की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं, देन हमारा जो थंब है दैट इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स.
सो मैं अपने x4 को इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, बट अब हमारे पे ऑप्शन है, या तो मैं x4 को इस डायरेक्शन में बनाऊं, या तो मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी बना सकता हूँ, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज द डायरेक्शन इन विच आवर थंब इज पॉइंटिंग। सो यहाँ से मैं x4 को इधर भी बना सकता हूँ। हमने इस पॉइंट से एक एक्सिस बना ली अपनी x4, और इसी का अपोजिट डायरेक्शन है, दैट इज़ ये वाला डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे बना लूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी बना सकता हूँ। द चॉइस इज़ टोटली आर्बिट्रेरी। अब हमें ये क्वेश्चन होता है, दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैं इस डायरेक्शन में x4 बनाऊँ या फिर इस डायरेक्शन में। सो अगर मैं इस डायरेक्शन में x4 बनाऊँगा ना, सो जब हम ds टेबल बनाएंगे, सो वहाँ पे θ3 प्लस 180 डिग्री आएगा, या माइनस 180 डिग्री आ सकता है, ठीक है ना। सो θ3 प्लस सम एंगल आएगा। अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये एंगल आए, यानी कि हम चाहते हैं θ3 प्लस 0 डिग्री, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे नेक्स्ट फ्रेम की x एक्सिस है, यानी कि जो x4 है, इसे हमें अलाइन करना होता है अपने प्रीवियस फ्रेम की x एक्सिस के साथ, यानी कि इस डायरेक्शन में। सो अगर मैंने अपने x4 को इस डायरेक्शन में बना लिया, देन मेरी x3 और x4, ये हो गई x4, ये हो गई x3, दोनों अलाइन कर रहे हैं। और जब मैं ds टेबल बनाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को ओनली θ3 लेना पड़ेगा, θ3 प्लस 180 नहीं लेना पड़ेगा। सो ये एक एडवांटेज है, दैट इज़ वाई हमने अपनी एक्सिस को इस डायरेक्शन में ना बना के x4 को इस डायरेक्शन में बनाया है, सो दैट जब हम कैलकुलेशन करें तो वहाँ पे हमें ईजी पड़े, ठीक है ना। सो अब हमारे पे x एक्सिस हो गई है और हमारे पे z एक्सिस हो गई है। नाउ वी हैव टू यूज़ द राइट हैंड रूल and we have to create the y4. so z से x की तरफ जब आप कर्ल करोगे, so thumb is going to point in this direction, और ये हो गया अपना y4। इसी के साथ ये जो अपना पॉइंट आया, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4, और ये अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 4 है। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट फ्रेम 4 आ गया हमारा। अब हम अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम 5 को फिक्स करेंगे। सो हमारे पे z5 का डायरेक्शन है, हमें चाहिए x5। सो x5 के लिए हमें देखना पड़ेगा z5 को और इससे प्रीवियस वाले z को, यानी कि z4 को। सो z5 का डायरेक्शन है वर्टिकल, z4 का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल। सो दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और अगर मैं अपने z5 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं इन दिस डायरेक्शन, सो ये अपने को इस पॉइंट पे आके कट करेगा z4 को। सो टेक्निकली ये जो पॉइंट आया, दिस इज ऑल्सो दी ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम 5, यानी कि ये O5 भी है, ओरिजिन फ्रेम 4 का भी है, ओरिजिन फ्रेम 5 का भी है अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम। क्योंकि हमारी Z5 एक्सिस अगर मैं इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो अपनी Z4 को इस पॉइंट पे आगे कट रही है। देयरफॉर ये जो पॉइंट आया, दिस इज ऑल्सो दी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अपनी Z एक्सिस को सॉलिड कलर से बना लेते हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5 से इस एक्सिस को मैंने सॉलिड कलर से जोड़ दिया, ठीक है। सो ये अपनी पूरी Z5 हो गई, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट है और आगे तक जा रही है। अब हमें बनाना है x5। सो x5 के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज दी कर्ल मेथड। सो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को Z4 से Z5 की तरफ कर्ल करेंगे। सो हमारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दैट इज आउटसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो थंब की डायरेक्शन में हम लोग x5 को बना लेंगे लाइक दिस। तो ये डबल लाइंस हो रही हैं, मतलब ओवरलैप कर रही हैं। ये x4 हो गया और इसी से ओवरलैप होती हुई हमारी x5 है। साथ ही साथ x4 और x5 ऑलरेडी अलाइन करती हैं, दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल 0 है। तो ये हमारे लिए एडेड बेनिफिट हो गया, ठीक है। सो अब हमारे पे Z5 है, x5 है। नाउ वी विल यूज द राइट हैंड रूल फॉर द क्रिएशन ऑफ y5। सो Z5 से x5 की तरफ जब हम कर्ल करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन इन विच आवर थंब इज गोइंग टू पॉइंट। और इसी को मैंने डबल लाइन से डिनोट कर दिया है, मतलब Z4 भी इसी डायरेक्शन में है और ये ब्लू वाला y5 भी इसी डायरेक्शन में है। सो इस तरीके से ये जो पॉइंट आया, दिस इज़ दी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5, और यहाँ पे अपना फ्रेम 5 भी है और फ्रेम 4 भी इसी जगह पे है। सो दोनों फ्रेम 4 और फ्रेम 5 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है s, दिस बिकम 0, है ना। क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में जनरल पैरामीटर माना था कि ट्विस्ट जॉइंट के सेंटर से रेवल्यूट जॉइंट के सेंटर तक का डिस्टेंस s आ रहा है, बट
काइनेमेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग ओरिजिन फ्रेम 4 का और फ्रेम 5 का दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे आके हिंज करते हैं, दैट इज वाई टेक्निकली ये डिस्टेंस अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपना फ्रेम 5 बना लिया है। नाउ हमें बनाना है अपना एंड इफेक्टर का फ्रेम। सो अपने फ्रेम 6 में Z6 है हमारे पास, हमको बनाना है X6। सो X6 के लिए हमको देखना पड़ेगा Z5 को और Z6 को। सो Z5 और Z6 दोनों का सेम डायरेक्शन है एंड बोथ द एक्सिस आर कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, ठीक है, यानी कि कोलिनियर हैं दोनों एक्सेस। देयरफॉर X का डायरेक्शन कैन बी टेकन इन एनी ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस, यानी कि अगर ये Z है तो जो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन बचे हैं, यानी कि ये वाला डायरेक्शन और कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर वाला डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में मैं अपनी X6 बना सकता हूँ। बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज मेक X6 पैरेलल टू दी X एक्सिस ऑफ द प्रीवियस फ्रेम सो दैट द कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ द एंगल बिकम 0। सो हम उस डायरेक्शन में अपने X6 को बनाएंगे जिस डायरेक्शन में X5 ऑलरेडी हमने बना लिया है, ताकि हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में एक वेरिएबल पार्ट आता है ना थीटा का, एंगल का, वो 0 हो जाए। सो हम देख रहे हैं हमारा X5 इस डायरेक्शन में है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर है, यहाँ पे हमने बनाया था। सो हम अपने X6 को भी इसी डायरेक्शन में बना लेंगे। X6 हो गया ये, ठीक। सो ये अपना X5 है कंप्यूटर स्क्रीन से आउटसाइड, उसी डायरेक्शन में X6 बना लिया हमने कंप्यूटर स्क्रीन के आउटसाइड। अब हमारे पे Z एक्सिस है, X एक्सिस है, वी हैव टू मेक दी Y6। सो यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल। Z6 से Z6 से X6 की तरफ कर्ल करोगे, सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दी हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड। सो ये हो गया अपना Y6 और ये पॉइंट हो गया अपना ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट फ्रेम 6। सो इस तरीके से हमने अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को असाइन कर लिया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिस्ट का। सो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सो रिस्ट का कंसेप्ट आता है, अब कई बार देखोगे रिस्ट में यूजुअली अपनी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द रिस्ट। सो जैसे आप देखोगे ये एक ट्विस्ट जॉइंट है, ये एक रेवल्यूट जॉइंट है और ये एक ट्विस्ट जॉइंट है। सो यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 जॉइंट्स है ना, ये मिलके एक रिस्ट फॉर्म करते हैं, जो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल में फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ अ स्फेरिकल रिस्ट सॉल्व करा चुका हूँ इससे पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था रिस्ट में 3 रेवल्यूट जॉइंट होते हैं। अब रिस्ट अपनी 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज दी RPY रिस्ट, यानी कि रोल पिच एंड यॉ रिस्ट, RPY रिस्ट। और जो सेकंड टाइप की रिस्ट होती है दैट इज ऑयलर्स रिस्ट। अब कई बार एग्जाम में हमें RPY रिस्ट गिवन होती है और कई बार हमें ऑयलर रिस्ट गिवन होती है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये जो रिस्ट है ना हमारी, यहाँ पे देखना फ्रेम 5 यानी कि ये वाला फ्रेम, इसका भी ओरिजिन यहाँ पर है O5। फ्रेम 4 यानी कि ये वाला फ्रेम, इसका भी ओरिजिन सेम पॉइंट पे है। 5 और 4 का तो ओरिजिन सेम पॉइंट पे है, बट जो अपना फ्रेम 3 था ना ये वाला, जिसको हमने ऑलरेडी लिखा है कि ये फिक्स्ड नहीं है, इसका ओरिजिन अगर हम कुछ डिस्टेंस अपार्ट ले लेते हैं, मतलब दोनों के इन दोनों ओरिजिन से थर्ड फ्रेम के ओरिजिन को अगर हम कुछ डिस्टेंस पे ले लेते हैं, यानी R की कुछ फाइनाइट वैल्यू है, उस केस में तो ये हो जाता है RPY रिस्ट। मतलब जितने भी जॉइंट के जितने भी अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं, इफ दे आर नॉट कोइंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन दैट इज अ RPY रिस्ट। बट अगर एक ऐसा केस हो जहाँ पे हमारा फ्रेम 3 का ओरिजिन भी इसी पॉइंट पे आके लाई करे, यानी कि फ्रेम 5 भी यहीं पे है, 4 भी यहीं पे है, और समहाउ हम अपने फ्रेम 3 को यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट पे लाके कोइंसिडेंट करा दें, सो दैट द ओरिजिन्स ऑफ फ्रेम 3, 4 एंड 5 बिकम कोइंसिडेंट एट दिस पॉइंट। ऐसी रिस्ट को हम कहते हैं ऑयलर रिस्ट। यहाँ पे अपने जो तीनों रोटरी जॉइंट्स हैं, इनकी जो एक्सिस है वो सेम पॉइंट से पास होती हैं। इस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमको ऑयलर रिस्ट गिवन है या फिर RPY रिस्ट गिवन है। सो एक सिंपल तरीका पता करने का ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों रिस्ट के फ्रेम्स का ओरिजिन आके कोइंसिडेंट हो जाए, यानी कि ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4, ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, यानी कि ये वाला, अगर ये वाला ओरिजिन भी यहाँ पे आ जाए,
देन दैट इज अ केस ऑफ ऑयलर्स रिस्ट। बट अगर तीनों में से कोई एक भी ओरिजिन, दो ओरिजिन तो एक साथ हैं बट एक थर्ड ओरिजिन है जो कि कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अदर टू ओरिजिन्स ऑफ द रिस्ट, इन दैट केस हम कहेंगे ये एक RPY रिस्ट है। सो अब ये क्वेश्चन होता है कि दोनों रिस्ट में ये क्या हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिस्ट को अपने क्वेश्चन में एज्यूम करके एनालिसिस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर मतलब इट इज़ नॉट वेरी क्लियरली मैंशनड। बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं, ऑयलर रिस्ट कन्वर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें हमारे ओरिजन 3, ओरिजन 4 एंड ओरिजन 5 एक ही पॉइंट पे आके कोइंसाइड कर जाते हैं। सो वहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द DH टेबल दे बिकम ज़ीरो, और उससे हमें क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आसान हो जाती हैं। अब इस केस में देखो, मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखवाया था कि जो ओरिजन 3 है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। और ये फिक्स क्यों नहीं है, बिकॉज जो हमारी Z2 है और Z3 है दोनों कोलिनियर हैं। देयरफॉर ये जो अपनी X3 है ना, X3 का जो ओरिजन है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम इस वाली डायरेक्शन में यानी Z3 और Z2 की डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे हम ओरिजन ले सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पे जब आप ओरिजन लोगे तो वहीं से आप अपनी एक्स एक्सिस पास कराओगे। यानी कि अगर मैंने ये पॉइंट अपना ओरिजन ले लिया, सो X3 को यहाँ से पास ना करा के मैं X3 को यहाँ से पास कराऊंगा ऐसे, है ना, Y3 को यहाँ से पास कराऊंगा। सो इसका मतलब ये है कि अपना जो ओरिजन 3 है, बिकॉज ऑफ DH पैरामीटर और बिकॉज ऑफ DH एल्गोरिदम, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। सो आप क्या करते हो, यूजुअली आप चाहोगे कि आपके एनालिसिस सिंप्लीफाई हो जाए। करने को तो आप यहाँ पे R की वैल्यू को एज्यूम करके भी कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशंस हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ऑलरेडी दिस इज़ अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन, सो यहाँ पे वैसे ही बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशन आने हैं। सो हमने क्या करा है, बिकॉज हमारे पे ये लिबर्टी है कि हम अपने ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 को वी कैन टेक इट एट एनी पॉइंट अलोंग Z3। सो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ओरिजन 3, ऑलरेडी ओरिजन 4 और ओरिजन 5 यानी कि O4 O5 ऑलरेडी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, O4 एंड O5। सो अगर मैंने O3 को, जब मैं मूव इसे कर सकता हूँ, सो मैंने O3 को यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट पे मूव करा दिया, ठीक। सो हमारा क्या होगा, Z3 यहाँ से ऊपर हो जाएगा, Y3 यहाँ हो जाएगा और X3 यहाँ हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस, इसको डिलीट करने की जगह पहले मैं इसको डिलीट करूँ फिर यहाँ पे तीनों एक्सिस बनाऊँ, आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये जो R है इसको यहाँ पे 0 पुट कर दो। तो जब आपने इन दोनों फ्रेम्स के बीच के डिस्टेंस को 0 पुट कर दिया, सो ऑटोमेटिकली O3 O4 और O5 के साथ आके कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने O3 को भी ला के रख दिया इस पॉइंट पे। सो अब हमारी रिस्ट जो है दैट बिकम्स अ ऑयलर रिस्ट, बिकॉज हमने R को 0 पुट कर दिया। सो अब हमें इस डायग्राम को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डैश लगा के इस टाइप से। सो यू कैन जस्ट राइट सेम ओरिजन्स, है ना, 4 और 5 तो यहाँ पे है ही, और 3 को आपने यहाँ पे 0 कर दिया, ये R को 0 कर दिया, सो ओरिजन 3 भी इसी पॉइंट पे आ गया। सो हम हमारे पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 ओरिजन्स हैं, ओरिजन ऑफ फ्रेम 3, ओरिजन ऑफ फ्रेम 4 एंड ओरिजन ऑफ फ्रेम 5। सो बिकॉज थोड़ी सी एनालिसिस हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी, हमने R को 0 पुट कर दिया, तीनों फ्रेम्स को यहाँ पे डाल दिया, दैट इज़ वाई दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑयलर रिस्ट। और अगर आप चाहो तो R की कोई फाइनाइट वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल 170 mm या 290 mm इस टाइप से गिवन होता है रोबोटिक्स में। सो R की जब फाइनाइट वैल्यू होगी दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो तब भी सही रहेगा आपका। इन दैट केस द क्वेश्चन विल बी ऑफ अ RPY रिस्ट। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस टाइप से सॉल्व करना चाहते हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं टाइप ऑफ रिस्ट के बारे में बताना चाहता था। तो अभी हमने अपना एंड इफेक्टर का फ्रेम बना लिया है। नाउ द ओनली फ्रेम दैट इज रिमेनिंग इज द बेस फ्रेम, यानी कि अपना फ्रेम 0। सो फ्रेम 0 में हमारे पास Z0 की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, वी हैव टू मेक X0। सो X0 को हम पैरेलल टू X1 बनाएंगे इन द होम पोजीशन, सो दैट द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द एंगल बिकम 0। सो ये जो हमारी X1 है गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, इसी डायरेक्शन में हम अपने X0 को बनाएंगे। सो ये हो गया अपना X0। नाउ वी हैव टू यूज द राइट हैंड रूल टू क्रिएट Y0। सो जब आप Z0 से X0 की तरफ अपने
राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे सो हमारा थंब पॉइंट करेगा इन दिस डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन हो गई हमारी y0 की, और इसी के साथ ये जो पॉइंट आया दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 एंड दिस वन इज कोऑर्डिनेट फ्रेम 0। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फ्रेम असाइनमेंट। अब हमको बनाना है DH पैरामीटर्स टेबल। सो नाउ वी विल मेक DH टेबल। सो यहाँ पे आई थिंक स्पेस की लिमिटेशन है, सो वी विल क्रिएट DH टेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये अपना DH टेबल आ गया। तो हमने DH टेबल में 6 रोज बनाई हैं। सो ऑब्वियस है ये, बिकॉज वी हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज वाई हमने 6 रोज बनाई है। सो लेट अस नाउ फिल द DH टेबल। सबसे पहले हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम थीटा आई को फिल करेंगे फर्स्ट रो में। सो दैट मीन्स रोटेशन ऑफ फ्रेम 0 अबाउट Z0 एक्सिस, सो दैट हमारे x0 और x1 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए। सो ऑलरेडी x0 और x1 सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो इनके बीच में जो कांस्टेंट वैल्यू है एंगल की वो 0 है, बट ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z0 पे we have theta 1 as the degree of freedom, so this is the variable part. So 0 plus theta 1 we can write अपने फर्स्ट वाले रो के थीटा आई में हम लिख देंगे थीटा 1, ठीक है। नाउ DI को देखते हैं। सो DI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ Z0 सो दैट x0 और x1 के बीच में जो ऑफसेट है वो 0 हो जाए। सो x0 और x1 के बीच में जो ऑफसेट है यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू a है। सो हमारे DI की प्लेस पे आ जाएगा a। नाउ AI, सो AI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 0 in the direction of x1 so that the distance or the offset between Z0 and Z1 becomes 0. So Z0 और Z1 के बीच में जो offset है in this direction वो तो already 0 है, because दोनों O1 पॉइंट पे intersect कर रहे हैं। That is why translation of frame 0 in the direction of x1 is not required. Therefore अपना AI की जगह पे आएगा 0। अब अल्फा आई, so alpha I is the rotation of frame 0 about the x1 axis, x1 के about frame 0 को कितना रोटेट करना है so that हमारा Z0 और Z1 ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए। सो अगर मैं इस पॉइंट पे Z0 को ऊपर की तरफ बनाऊं सो ये अपना Z0 हो गया और ये Z1 हो गया। नाउ अगर हम Z0 से Z1 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे सो आवर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन हमारा x1 का भी डायरेक्शन है जो कि अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो थंब का डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन सेम जगह पॉइंट कर रहा है इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, दैट इज वाई प्लस आएगा। और दोनों z एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, सो ये अपनी Z0 है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करूँ ये Z0 है और ये Z1 है, सो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। सो जो कांस्टेंट पार्ट है इसका दैट इज इक्वल टू +90। इसमें वेरिएबल पार्ट हमें देखना है। सो वेरिएबल पार्ट के लिए हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को। सो x1 इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच वी आर रोटेटिंग फ्रेम 0 एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी रोटरी वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी थीटा वगैरह प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई वेरिएबल पार्ट में 0। सो 90 + 0 इज इक्वल टू +90 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा +90 डिग्री। अब हम अपनी रो 2 को देखते हैं। सो उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 को एनालाइज करना है। सो दैट मीन्स अपने फ्रेम 2 को फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है। सो सबसे पहले थीटा आई की वैल्यू देखेंगे। सो थीटा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट Z1 एक्सिस, इस डायरेक्शन में रोटेट करना है अबाउट Z1 एक्सिस सो दैट द एंगल बिटवीन x1 एंड x2 बिकम 0। सो ये अपना x1 हो गया दैट इज गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये हो गया अपना x2 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। अब आप x1 से अगर x2 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ Z1। Z1 भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। यहाँ से x1 से x2 की तरफ जब आप कर्ल करोगे
सो थंब भी हमारा इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स एंगल का जो साइन होगा वो प्लस होगा, और ये एंगल कितना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अपना एंगल हो गया 180 डिग्री। सो दिस इज द कांस्टेंट पार्ट, प्लस एक वेरिएबल पार्ट होता है। सो वेरिएबल पार्ट के लिए वी हैव टू लुक द एक्सिस अबाउट विच रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 इज टेकिंग प्लेस। सो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है Z1, और Z1 के अबाउट जो थीटा 2 है, दैट इज द रोटरी वेरिएबल और द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट, देयरफॉर यहाँ पे हम लेंगे थीटा 2। सो 180 प्लस थीटा 2 इज द वैल्यू ऑफ थीटा आई। सो अपने रो 2 में यहाँ पे हम ले लेंगे थीटा 2 प्लस 180 डिग्री। सो दिस इज 180 डिग्री प्लस थीटा 2। सो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। नाउ डी आई, सो डी आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 1 in the direction of Z1 so that the offset between X1 and X2 become 0। so अपनी X1 है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, X2 है कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर, दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय B, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में ऑफसेट है। सो अगर मैंने अपने फ्रेम 1 को Z1 की डायरेक्शन में B यूनिट्स मूव करा दिया यहाँ पे, तो अपनी X1 इस पोजीशन पे आ जाएगी, और दोनों एक्सिस के बीच में यानी X1 और X2 के बीच में जो ऑफसेट है यानी डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। Therefore, di की प्लेस पे हमने लिख दिया b। Now ai, so ai is the translation of frame 1 in the direction of x2 यानी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर के डायरेक्शन में, so that the distance between z1 and z2 become 0। so z1 को जब आप आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, इस पॉइंट पे हमारे ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 पे z2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज वाई हमें अपने फ्रेम 1 को कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी Z1 और Z2 के बीच में जो ऑफसेट या डिस्टेंस है वो 0 है। सो ए आई की जगह पे हम लिख देंगे 0। नाउ अल्फा आई, सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट द x2 एक्सिस। x2 के अबाउट फ्रेम 1 को कितना रोटेट करना है, सो दैट द एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 बिकम 0। सो अगर मैं रफली बना लूँ, दिस इज Z1, दिस इज Z2, और ये हो गई अपनी X2। X2 के अबाउट फ्रेम 1 को यानी Z1 को कितना रोटेट करना है, सो दैट Z2 पे Z1 हमारा ओवरलैप कर जाए, दोनों का एंगल 0 हो जाए। सो जब आप Z1 से Z2 की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करोगे राइट हैंड के, सो हमारा थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन विच इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ X2, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा। दैट इज वाई जो एंगल का साइन होगा वो प्लस आएगा, और जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू बिटवीन Z1 एंड Z2, इन दोनों के बीच में जो एंगल की वैल्यू है वही उसका एंगल होगा। सो प्लस 90, ये तो हो गया कांस्टेंट पार्ट। अब वेरिएबल पार्ट में वी हैव टू लुक द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन है X2 अबाउट विच देयर इज एब्सेंस ऑफ रोटरी वेरिएबल। सो इस एक्सिस पे रोटरी वेरिएबल नहीं है, दैट इज वाई हमने लिया 0 डिग्री। तो 90 प्लस 0 वी विल सिंपली राइट 90 डिग्री। सो यहाँ पे लिख दिया प्लस 90 डिग्री। नाउ हम अपनी फ्रेम 3 को एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। सो ये है अपना फ्रेम 3 एंड ये है अपना फ्रेम 2। सबसे पहले हम देखेंगे थीटा आई में। सो थीटा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 अबाउट Z2 एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट करना है, सो दैट X2 और X3 के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए। सो X2 इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, X3 इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर इन दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री। प्लस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी Z2 पे देयर इज एब्सेंस ऑफ रोटरी वेरिएबल बिकॉज दिस इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, ओनली लीनियर ट्रांसलेटरी वेरिएबल इज प्रेजेंट। D3 है, थीटा नहीं है, देयरफॉर बिकॉज देयर इज नो रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट in the variable part we will also take 0, therefore 0 plus 0 in theta I we can write 0 degree। अब हम देखते हैं di। so di होता है अपना translation of frame 2 in the direction of Z2 so that X2 और X3 के बीच में जो offset है यानी ये जो distance है ये 0 हो जाए। इसका आंसर होगा D3। यहाँ पे हो जाएगा D3 जो कि अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब बहुत सारे ऑथर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरीके से मार्क करते हैं कि स्टार लगा देते हैं। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले लीनियर डायमेंशन पे स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होता, दैट इज़ वाई
आई सिंपली राइट इट लाइक दिस। इसके बाद हम देखते हैं ए आई। सो ए आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 इन द डायरेक्शन ऑफ x3 इस डायरेक्शन में, सो दैट द ऑफसेट बिटवीन z2 एंड z3 बिकम 0। सो z2 और z3 एक दूसरे को इस पॉइंट पे, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स पे ओवरलैप कर रहे हैं, बिकॉज दोनों के दोनों जो है z2 और z3 को इंसिडेंट हैं और पैरेलल तो है ही हैं, ठीक। दैट इज वाई इन द डायरेक्शन ऑफ x3 यानी कि कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, इस डायरेक्शन में दोनों एक्सेस के बीच में जो ऑफसेट है वो 0 डिग्री है, सॉरी वो 0 यूनिट है। दैट इज वाई ए आई की जगह पे हम लिखेंगे 0। अब देखते हैं अल्फा आई। सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 अबाउट x3। सो ये जो x3 है इसके अबाउट अपने फ्रेम 2 को कितना रोटेट करना है, सो दैट द एंगल बिटवीन z2 एंड z3 बिकम 0। सो z2 और z3 तो ऑलरेडी कोइंसिडेंट हैं, सिंगल डायरेक्शन की अलोंग पॉइंट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो एंगल है वो तो ऑलरेडी 0 डिग्री है। कांस्टेंट पार्ट, वेरिएबल पार्ट के लिए आप देखते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो x3 हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे रोटरी वेरिएबल यानी थीटा वगैरह कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ पे रोटरी वेरिएबल की जगह पे लिखेंगे 0 डिग्री, और 0 + 0 सिंपली यू विल राइट 0 डिग्री। अब हम अपने फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ गए। सो इन दैट वी हैव टू एनालाइज कोऑर्डिनेट फ्रेम 4 विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम 3। सो ये अपना फ्रेम 3 है। सो दिस इज फ्रेम 3। फ्रेम 3 को 4 के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे थीटा आई। सो थीटा आई के लिए हमें देखना है कि फ्रेम 3 को, इस वाले फ्रेम को Z3 के अबाउट कितना रोटेट करना है, सो दैट x3 जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है और x4 जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए। सो बिकॉज x3 और x4 का डायरेक्शन सेम है, इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री। बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z3 पे हमारे पे एक रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट है थीटा 4। सो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट में वी विल राइट थीटा 4। सो 0 + थीटा 4 will be equal to theta 4. Now di, so di is the translation of frame 3 in the direction of z3, so that the offset between x3 and x4 becomes 0. So x3 और x4 के बीच में जो offset है वो क्या है, r. so इसको हमने r से रिप्रेजेंट करा है, बट क्वेश्चन में जब हमने फ्रेम असाइन करे थे सो हमने इस क्वेश्चन को ऑयलर्स रिस्ट एज्यूम करा था, बिकॉज हमारे पे लिबर्टी थी कि हम अपने फ्रेम 3 के ओरिजिन को अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ Z3 किसी भी पॉइंट पे फिक्स कर सकते हैं। सो हमने इसको यहाँ पर ना लेके कोइंसिडेंट बना दिया था विद द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 एंड फ्रेम 5, यानी कि ये पॉइंट अपना फ्रेम 3 का भी ओरिजिन है, यहाँ पे लिखा भी है सेम ओरिजिन्स। दैट इज़ वाई आर को हमने 0 पुट करा था। सो यहाँ मैं सिम्बॉलिकली आर को 0 पुट कर दे रहा हूँ। जब आप होमोजीनियस मैट्रिक्स निकालोगे सो वहाँ पे इसको स्किप कर देना, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर इज़ 0। यहाँ पे मैंने बस समझाने के लिए लिखा है कि अगर ये सेम ओरिजिन्स पे ना होते सो हम यहाँ पे r की वैल्यू को कंसिडर करते, बट बिकॉज हमने इसको एक ऑयलर्स रिस्ट की तरह कंसिडर करा है, दैट इज वाई दिस वैल्यू 0 यूनिट्स। अब हम देखते हैं ए आई। सो ए आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 3 इन द डायरेक्शन ऑफ x4, सो दैट द ऑफसेट बिटवीन z3 एंड z4 बिकम 0। सो z3 और z4 इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इन द डायरेक्शन आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन दोनों के बीच में ऑफसेट यानी डिस्टेंस है 0, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं अल्फा आई को। सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 3 अबाउट x4। सो x4 के अबाउट आप कितना रोटेट करा रहे हो फ्रेम 3 को इस डायरेक्शन में, सो दैट द एंगल बिटवीन z3 एंड z4 बिकम 0। सो ये हमको एक रफ बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। सो अगर ये z3 को मैं ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करूँ लाइक दिस, तो ये हो गया अपना z3, और इसी पॉइंट से अपने z4 को बनाऊँ तो z4 है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट से अगर x4 को बनाऊँ बिकॉज x4 इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो ये हो गई अपनी x4। अब आप z3 से z4 की तरफ जब आप आओगे सो जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, बट जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे फ्रॉम z3 टुवर्ड्स z4, सो थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, बट हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पॉइंटिंग in a direction that is outside the computer screen. So thumb का डायरेक्शन और
एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज वाई यहाँ पे आएगा -90. सो दिस इज द कांस्टेंट पार्ट. अब आते हैं वेरिएबल पार्ट की बात. सो वेरिएबल पार्ट में हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को. एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी x4. x4 के अबाउट कोई भी रोटरी वेरिएबल यानी कोई भी रोटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट नहीं है. दैट इज वाई वेरिएबल पार्ट में हम लेंगे 0 डिग्री. सो -90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, यू कैन राइट -90 डिग्री. सो अब हमारा रो 4 कंप्लीट हो गया. अब हम रो 5 को देखते हैं. सो रो 5 के लिए वी हैव टू एनालाइज फ्रेम 5, जो कि ये है फ्रेम 5. दिस इज Z5, दिस इज X5 एंड दिस इज Y5. इस फ्रेम 5 को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 4. सो ये X4 का डायरेक्शन है X5 के साथ, Z4 का डायरेक्शन है Y5 के साथ, और ऊपर की तरफ अपना है Z5, नीचे की तरफ है Y4. यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रेम 4 और फ्रेम 5 दोनों कोइंसिडेंट है. सो ये थोड़ा सा आपको 3D में समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो. सो सबसे पहले हम देखते हैं थीटा आई. सो थीटा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 4 अबाउट द Z4 एक्सेस. यानी ये जो एक्सेस है Z4, इसके अबाउट अपने फ्रेम 4 को रोटेट कराना है सो दैट X4 और X5 के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए. अब X4 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, X5 इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. सो दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री. एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z4 पे हमारे पे रोटरी वेरिएबल की प्रेजेंस है, यानी कि हमारे पास θ5 है. सो दिस इज द रोटरी वेरिएबल. सो 0 प्लस θ5, यहाँ पे हम लिख देंगे θ5. नाउ DI. सो DI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 4 इन द डायरेक्शन ऑफ Z4 इस डायरेक्शन में, so that the offset between x4 and x5 become 0. So x4 और x5 ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं. Therefore इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऑफसेट है इन द डायरेक्शन ऑफ Z4 इज ऑलरेडी 0. तो यहाँ पे आ जाएगा 0. अब हमें देखना है AI. सो AI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 4 इन द डायरेक्शन ऑफ x5 की डायरेक्शन में, यानी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ. फ्रेम 4 को हम कितना ट्रांसलेट करें सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन Z4 एंड Z5 बिकम 0. सो Z4 और Z5 इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द कॉमन ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 एंड फ्रेम 5. दैट इज वाई दोनों एक्सेस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस 0 है. सो हमें अपने फ्रेम 4 को X5 की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उनके बीच में ऑफसेट 0 है. सो यहाँ पे आ जाएगा 0. नाउ हमें देखना है अल्फा आई. सो अल्फा आई होगा अपना रोटेशन ऑफ फ्रेम 4 अबाउट x5 के अबाउट फ्रेम 4 को कितना रोटेट करना है सो दैट एंगल बिटवीन Z4 एंड Z5 बिकम 0. सो जब हम Z4 से Z5 की तरफ जाएंगे, अपने राइट हैंड को कॉल करेंगे लाइक दिस. सो जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट की वो है 90 डिग्री. और जब हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को Z4 से Z5 की तरफ कर्ल करेंगे इस तरीके से, सो हमारा थंब पॉइंट करेगा आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ. एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ X5 अबाउट विच वी आर टेकिंग द रोटेशन. सो यहाँ पे 90 डिग्री होगा प्लस का 90. अब वेरिएबल पार्ट में ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी X5 पे वी डू नॉट हैव एनी रोटरी वेरिएबल. यहाँ पे θ5 या θ4 कुछ भी नहीं है, दैट इज वाई वेरिएबल पार्ट इज 0. सो प्लस 90 में 0 ऐड करोगे सो यू विल गेट प्लस 90 डिग्री. सो इसी के साथ हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई. अब हमें बनानी है अपनी लास्ट रो. लास्ट रो में वी हैव टू एनालाइज कोऑर्डिनेट फ्रेम 6 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम कोऑर्डिनेट फ्रेम 5. सो 6 को 5 के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है. सबसे पहले हम देखेंगे थीटा आई. सो अपना थीटा आई हो जाएगा दैट इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 5 अबाउट Z5. तो ये जो Z5 है इसके अबाउट हम अपने फ्रेम 5 को कितना रोटेट करें सो दैट द एंगल बिटवीन X5. सो ये जो X5 है और ये जो X6 है इन दोनों के बीच में एंगल हो जाए 0. सो X5 भी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रहा है, X6 भी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री. दिस इज द कांस्टेंट पार्ट. अब रोटरी पार्ट या फिर वेरिएबल पार्ट में हम देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को. सो हम अपने फ्रेम 5 को Z5 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं एंड ऑन Z5 देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रोटरी वेरिएबल θ6. सो इसका जो वेरिएबल पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा θ6. सो 0 प्लस θ6 वी कैन राइट θ6. अब हमें देखना है
di को. So di is the translation of frame 5 in the direction of z5 so that the distance or the offset between x5 and x6 become 0. So x5 ये है और x6 ये है, दोनों के बीच में ऑफसेट कितना है, k प्लस s है ना. k प्लस s को अगर आप जोड़ दोगे तो ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5 से ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 तक का डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू k प्लस s. सो मैं सिम्बॉलिकली इसको k प्लस s लिख दे रहा हूँ, बट हमारा जो s है ये ऑलरेडी 0 है, मैं आपको बता चुका हूँ. ये 0 क्यों है, बिकॉज हमारा जो कोऑर्डिनेट फ्रेम 5 बनता वो इस जगह पे बनता ना, इस टाइप से, बट बिकॉज ऑफ द DH एल्गोरिदम दोनों z एक्सिस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ वाई यहाँ से हमारा जो फ्रेम 5 है वो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो ये जो हमने जनरल पैरामीटर s माना था इसकी वैल्यू 0 है, बिकॉज फ्रेम 4 एंड फ्रेम 5 अपना एक ही पॉइंट पे आगे लाई करता है. सो k प्लस एस है और s की वैल्यू 0 है, सो दैट विल बी इक्वल टू k ओनली. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट k ले लेना, मैंने आपको समझाने के लिए k प्लस एस लिखा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ओनली यहाँ पे k आएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं ai. सो ai इज द translation of frame 5 in the direction of x6 so that the distance or the offset between z5, ये है z5 and z6 यानी कि ये वाला become 0. so z5 और z6 तो कोलिनियर हैं, कोइंसिडेंट हैं, therefore इन दोनों के बीच में जो ऑफसेट है इन द थर्ड डायमेंशन x6 की डायरेक्शन में वो है 0. सो ai की जगह पे हम लिख देंगे 0. अब हो गया अल्फा आई. सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 5 अबाउट x6 एक्सिस. x6 के अबाउट फ्रेम 5 को कितना रोटेट करना है, सो दैट द एंगल बिटवीन z5 एंड z6 बिकम 0. सो z5 और z6 दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, देयरफॉर इनके बीच में क्या है, एंगल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन. सो दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल है 0. एंड वेरिएबल पार्ट के लिए हमें देखना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को. सो x6 हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे देयर इज एब्सेंस ऑफ रोटरी वेरिएबल, दैट इज वाई यहाँ पे हमने लिया 0. सो 0 प्लस 0 वी विल सिंपली राइट 0 डिग्री. सो इस तरीके से हमने अपना DH पैरामीटर टेबल कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिराइव द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिसेस. So let us write the homogeneous transformation matrices for different frames. So यहाँ पे हमारे 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे. फॉर द रेफरेंस ये मैंने अपना DH टेबल ड्रॉ कर लिया है. So सबसे पहले हम रो 1 को देखेंगे. So यहाँ पे θ1 है, A है और 90 डिग्री है. So इन दोनों में हमारा Z एक्सिस के अबाउट ऑपरेशन होगा. So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज रोटेशन अबाउट Z एक्सिस बाय θ1, देन वी हैव ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस बाय A यूनिट्स, और लास्ट में फ्रॉम द DH टेबल जैसा आप देख सकते हो AI 0 है तो इसको स्किप कर देंगे, अल्फा आई की जगह पे है प्लस 90. सो अल्फा आई होता है रोटेशन अबाउट द X एक्सिस बाय 90 डिग्री. ये तीनों मेट्रिसेस की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं. अब जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू लाइक दिस. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0. और ये जो एलिमेंट है दिस इज cos θ1, this is minus sin θ1, this is sin θ1 and this is cos θ1. so because इसकी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव ऑपरेशंस हैं, so मैं तो इसको एनालिटिकली यूजिंग पेन एंड पेपर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सॉल्व करो, बिकॉज द चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इज़ ट्रमेंडस. इंस्टेड आप यू कैन यूज़ मैटलैब और पाइथन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस. ठीक है, सो ये रिकमेंड मैं तो नहीं करूँगा कि आप इसे सॉल्व करो by using analytical method. Now second transformation is the transformation of frame 2 with respect to frame 1. So जैसा आप DS टेबल से देख सकते हो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू दैट इज θ2 प्लस 180 डिग्री. सो हम लिखेंगे रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय θ2 प्लस 180 डिग्री फॉलोड बाय ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस बाय B यूनिट्स, और लास्ट में है रोटेशन अबाउट द X एक्सिस बाय 90 डिग्री. इन तीनों मेट्रिसेस की इंडिविजुअल वैल्यूज लिखी हुई हैं मैंने आपके रेफरेंस के लिए, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट दिस वैल्यू. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. अब अपने DS टेबल के थर्ड रो पे आते हैं. सो यहाँ पे
ये एलिमेंट ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, जो भी ज़ीरो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ओनली डी आई पे हमारी जो वेरिएबल है दैट इज़ D3। सो डी आई होता है ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस बाय D3 यूनिट्स। सो D3 अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वी आर गोइंग टू गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इसका जो रोटेशन पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो अपना ट्रांसलेशन है दैट इज इक्वल टू D3। सो दिस एलिमेंट इज D3। अब हम अपने फोर्थ रो की तरफ आते हैं। सो दिस इज फोर्थ रो, दिस इज फोर्थ रो। सो यहाँ पे r ज़ीरो है, इसको इग्नोर करेंगे, ए आई ज़ीरो है। सो z एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो θ4 है। सो हमने लिखा है θ4 की रोटेशन अबाउट z एक्सिस, और अपना -90 डिग्री का रोटेशन है अबाउट x एक्सिस। सो दोनों की वैल्यूज लिखना इंडिविजुअल, मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट दिस आंसर। अब अपने फिफ्थ ऑपरेशन में, फिफ्थ रो में, वी हैव रोटेशन अबाउट द z एक्सिस बाय θ5 फॉलोड बाय रोटेशन अबाउट द x एक्सिस बाय +90। सो θ5 और 90 डिग्री है, सो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सो दिस इज द रोटेशन अबाउट द z एक्सिस बाय θ5 फॉलोड बाय रोटेशन अबाउट द x एक्सिस बाय +90 डिग्री। सो ये इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और फाइनली जो अपना रो 6 है उसको अभी एक बार देख लेते हैं। सो अपने रो 6 में रोटेशन अबाउट z एक्सिस पे θ6 है, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन अलोंग द z एक्सिस बाय k यूनिट्स, बिकॉज s हमारा ज़ीरो था, और लास्ट के जो दो ऑपरेशंस हैं वो ज़ीरो हैं। सो इसको याद रखना, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया रोटेशन z एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अबाउट बाय θ6 फॉलोड बाय ट्रांसलेशन अलोंग द z एक्सिस बाय k यूनिट्स। लास्ट के दो ऑपरेशन ज़ीरो थे तो उनको इग्नोर कर दिया। अब इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज आप ऐसा लिखोगे, इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 6 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 5। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k एंड θ6। सो अब अपना को फाइंड आउट करना है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी जाइजेंटिक। सो ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 6 है with respect to frame 0. So you have to multiply these individual transformation matrices in this particular sequence, और इसको हम जनरली कॉलम वाइज लिखते थे। सो हमने इसको एज्यूम करा है कि दैट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ 4 कॉलम्स। सो फर्स्ट वन इज कॉलम 1, सेकेंड वन इज कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3, और लास्ट में कॉलम 4। बिकॉज पेपर की स्पेस की लिमिटेशन है, सो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉलम 2, this is column 3 and this is column 4. No one is going to ask you to solve this analytically. This can only be done computationally, और इसको एनालिटिकली करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक इंडियन एग्जाम्स में तो ये आएगा भी नहीं, बट हमने ये सॉल्व इसलिए करा बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द होम पोजीशन, सो दैट अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल। सो ये हो गया इस तरीके से। अब हम अपने ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द होम पोजीशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द वेरिफिकेशन ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल फॉर द होम पोजीशन। सो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा फ्रेम असाइनमेंट है, ये वही फ्रेम्स हैं जो हमने पहले प्रीवियस स्टेप में असाइन करे थे, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो अपना T6 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 जो था, इसको हमने होम पोजीशन के लिए सिंप्लीफाई करा है। सो इसके लिए हमें θ1, θ2, θ4, θ5 एंड θ6 को 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा, और जो अपना लीनियर पैरामीटर था यानी D3, इसको हम एज अ जनरल डिस्टेंस D3 की तरह कंसिडर कर लेंगे। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1000 mm और 550 mm, इस टाइप से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसको हमने D3 एज्यूम कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज वी डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू। सो अब हम अपने सिंप्लीफाइड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को फ्रेम्स के साथ में वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने फ्रेम असाइनमेंट करे हैं वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगर आप अपने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को, जिसको हमने होम पोजीशन के लिए सिंप्लीफाई करा है, अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम को देखते हो, सो ये इसका फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें दिस इज़ -1 एंड बोथ आर 0। सो -1 का मतलब है यू कैप डॉट एक्स कैप, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 है,
सो दैट मीन्स इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। अभी हम अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सो जो यू कैप होता है, यू कैप इसका मतलब है अपने मूविंग फ्रेम की एक्स एक्सिस, इसी को यू कैप बोलते हैं। सो दिस इज द मूविंग फ्रेम, इसकी जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं यू कैप। सो ये हो गई यू कैप। सेकंड हमें देखना है एक्स कैप। एक्स कैप होती है अपने फिक्स्ड फ्रेम की एक्सिस जो कि एक्स डायरेक्शन में है। सो दिस इज एक्स कैप। क्या दोनों के बीच में 180 डिग्री आ रहा है? सो जो एक्स कैप है दिस इज गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, बट अपनी यू कैप दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। सो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। नाउ हमें देखना है सेकेंड कॉलम। सो दिस इज द सेकेंड कॉलम। इसमें ये एलिमेंट जीरो है और लास्ट एलिमेंट जीरो है। सो हम खाली -1 को देखेंगे। सो इसकी जो वैल्यू होती है फ्रॉम द डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज इक्वल टू वी कैप डॉट वाई कैप, और दोनों की वैल्यू आ रही है -1। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम is equal to 180 डिग्री बिकॉज देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। सो हम इसे एक बार अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम से वेरीफाई करके देख लेते हैं। सो दिस इज द सेकेंड कॉलम। लेट अस वेरीफाई फ्रॉम द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। सो ये जो वी कैप है, वी कैप होता है हमारे मूविंग फ्रेम की एक्सिस जो कि वाई डायरेक्शन में है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी कैप। और हमें देखना है अपने वाई कैप के डायरेक्शन को। वाई कैप होता है फिक्स्ड फ्रेम की वाई एक्सिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप। दोनों के बीच में 180 डिग्री आ रहा है। सो वाई कैप अपनी लेफ्ट की तरफ है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, और वी कैप अपनी हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब हमें देखना है अपना थर्ड कॉलम। सो ये हो गया अपना थर्ड कॉलम। ऊपर के दो एलिमेंट जीरो हैं। ये जो एलिमेंट है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ये जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू कैप डॉट जेड कैप, और दोनों की वैल्यू आ रही है 1, डॉट प्रोडक्ट 1 है। दैट इज वाई जो एंगल है बिटवीन डब्ल्यू कैप एंड जेड कैप इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स डब्ल्यू कैप एंड जेड कैप आर पैरेलल। सो ये हम अपने थर्ड कॉलम से वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज दी थर्ड कॉलम। इसको मैंने कलर दे दिया है। सो जो अपना डब्ल्यू कैप है, डब्ल्यू कैप होता है मूविंग फ्रेम की जेड एक्सिस। सो मूविंग फ्रेम है फ्रेम 6 एंड इफेक्टर फ्रेम, इसकी जेड एक्सिस है ये। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू कैप। और जो अपना जेड कैप होता है ये होता है फिक्स्ड फ्रेम की जेड एक्सिस। सो ये अपना फिक्स्ड फ्रेम है 0, इसकी जेड एक्सिस है ये। सो क्या दोनों के बीच में एंगल 0 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। सो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये अपना डब्ल्यू कैप, ये अपना जेड कैप है। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये अपना डब्ल्यू कैप है। दोनों वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में 0 डिग्री है एंगल। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा रोटेशन पार्ट जो है 3/3 का दैट इज़ वेरीफाइड। नाउ हमें अपने ट्रांसलेशन पार्ट की तरफ जाना है। सो इसके लिए हम एक अलग कलर ले लेते हैं। सो ट्रांसलेशन पार्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ 0। अब ये जो 0 होता है, ये जो एलिमेंट है 0 दैट इज इक्वल टू डी एक्स। डी एक्स का मतलब है अपना जो फिक्स्ड फ्रेम है इसके ओरिजिन से, यानी O0 से मूविंग फ्रेम के ओरिजिन तक का डिस्टेंस, यानी O6 का डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ द फिक्स्ड फ्रेम। क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? क्या ये वैल्यू 0 है? यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट के डिस्टेंस से इन द डायरेक्शन ऑफ x0। सो x0 का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड गोइंग इनसाइड। इनसाइड के डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज एंटायर फिगर इज मेड इन द 2 डायमेंशनल प्लेन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो कंप्यूटर स्क्रीन से इनसाइड वाले डायरेक्शन में अपना dx हो जाएगा 0। नाउ जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू -b, और इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये होता है अपना dy। सो क्या dy की वैल्यू -b आ रही है? सो dy होता है हमारा
मूविंग फ्रेम के ओरिजिन का डिस्टेंस फिक्स्ड फ्रेम के ओरिजिन के डिस्टेंस से, मतलब फिक्स्ड फ्रेम से कितनी दूरी पे है इन द डायरेक्शन ऑफ y0। सो जो अपना फ्रेम 6 का ओरिजिन है, फ्रेम 0 के ओरिजिन से y0 की डायरेक्शन में कितने दूरी पे है। सो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है y0 का, सो ये वाला डायरेक्शन क्या है, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y0। इस डायरेक्शन में कितने यूनिट की दूरी पे है। सो आंसर है b यूनिट्स। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको आप ऊपर की तरफ ले लो रफली लाइक दिस, सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू b, और हमारा माइनस y की डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू माइनस b। सो ये हमें अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस b। सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब अपना थर्ड वाला है a प्लस डी थ्री प्लस के। सो ये जो होता है दैट इज इक्वल टू डी जेड। डी जेड का मतलब है अपना जो मूविंग फ्रेम का ओरिजिन है, यानी कि ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फिक्स्ड फ्रेम यानी कि O0 से इन द डायरेक्शन ऑफ Z0। सो ये अपना वर्टिकली अपवर्ड है, ये है डायरेक्शन ऑफ Z0, आप यहाँ देख सकते हो। सो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेना है ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 से इन दिस डायरेक्शन। सो इसका आंसर हो जाएगा K ये वाला डिस्टेंस प्लस S ये वाला डिस्टेंस प्लस R ये वाला डिस्टेंस प्लस D3 ये वाला डिस्टेंस प्लस A, है ना। ये A और ये जो पूरा ऊपर तक डिस्टेंस जा रहा है D3 R S एंड K। सो जब इन सबके समेशन को आप लिखोगे, सो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 एंड द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ Z0। बट यहाँ पे अपने जो दो पैरामीटर्स हैं, यानी कि S बराबर 0, S 0 है और R भी 0 है, ये हमारी चॉइस है, हमने इन्हें 0 करा है बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी एन ऑयलर्स रिस्ट, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5 एक ही पॉइंट पे आके हिंज्ड हैं, ठीक। इन दैट केस S एंड R बराबर 0, देयरफॉर ये जो है अपना A प्लस डी थ्री प्लस S प्लस R प्लस 0 प्लस K, इसमें इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो गई, देयरफॉर बचा क्या, हमारे पास बचा K प्लस D3 प्लस A। और क्या ये हमें अपने काइनेमेटिक मॉडल में दिख रहा है, हमें दिख रहा है A प्लस D3 प्लस K, देयरफॉर DZ वाली वैल्यू भी वेरीफाई हो गई। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल है, हमने जिस होम पोजीशन के लिए इसे कैलकुलेट करा है, इतनी लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स करी है, मैटलैब की हेल्प ली है, दैट इज़ एक्चुअली वेरीफाइड, और हम इसकी करेक्टनेस को इस्टेब्लिश कर चुके हैं बिकॉज जो हमारे कोऑर्डिनेट फ्रेम्स की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन है मूविंग फ्रेम की with respect to the position and orientation of the fixed frame is actually coherent and is reflected in the simplified composite transformation matrix as well। हम ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं और अपने composite transformation matrix को जो हमने simplified करा है उसमें भी जो ये डेटा है ये हमको बता रहा है कि मूविंग फ्रेम और फिक्स्ड फ्रेम के बीच में जो ओरिएंटेशन एंड पोजीशन है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, इस डेरिवेशन को सॉल्व कर लिया है, और आई थिंक दिस इज इनफ फॉर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। मैं खुद बोर हो गया हूँ ये बनाते बनाते, बट अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम करेंगे दैट वी विल डू फॉर 3 डायमेंशंस यूजिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसी के साथ अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। सो हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को इतने डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ इन्वर्स काइनेमेटिक्स you have to have the forward kinematics model at your disposal। आपके पास फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल होगा जब, तभी तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स कैलकुलेट करोगे, है ना। दैट इज़ वाई फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल हम अभी डिराइव कर ले रहे हैं, और यही मॉडल्स हम अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स में यूज़ कर लेंगे। सो वहाँ पे अपना कुछ टाइम बच जाएगा।